आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नई क्लास जिसमें से विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। यह बीपीएससी पूर्व अवलोकन की बुक है। बीपीएससी पूर्व अवलोकन की बुक में आज से एक नई क्लास विश्व का भूगोल पढ़ा जाएगा, जो कि ये PYQ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है PRT 4.0 के लिए। PRT 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप इसे अवश्य देखें और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जो पहली बार आए हो चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। चलिए तो शुरू करेंगे। आज से हम विश्व का भूगोल, इससे पहले हमने भारत के भूगोल और बीपीएससी पूर्व अवलोकन के इसके कई सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जा करके बार बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और आप इसे बार बार देखें, बार बार रिवीजन करें, क्योंकि PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, विश्व के भूगोल में ब्रह्मांड पढ़ा जाएगा। तो कहा जाता है साधारण अवधारणा में कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये ए वेगेनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ए वेगेनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा विकसित किया गया था। और वेगेनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया एवं गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। तो गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 720 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की ये अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। अतः विकल्प इसमें से सी ऑप्शन एकदम से उत्तर सही होगा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो तारामंडलों की संख्या जो है ये 88 अर्थात 88 है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिससे ये अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध से ही देखे जा सकते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, कि मतलब कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन सा तारा है? तो उसे हम सप्तऋषि तारा कहते हैं। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। मतलब कि किस तारामंडल के तारे जो हैं ये ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो चौथे का जो उत्तर है, इसका उत्तर जो है ये पहला ही है, सप्तऋषि कहेंगे। सप्तऋषि कहते हैं। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर घूमते न्यूट्रॉन तार हैं। घूमते न्यूट्रॉन तार हैं।
ब्रह्मांड में पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। अधिकांशतः न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। सौर मंडल, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो इसमें जो निहारिका है ये सौर मंडल का भाग नहीं है। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58 लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ऐसे उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो वो कोपरनिकस ने बताया था। 1514 में हस्तलिखित पुस्तक जो है लिट दी कमेंट्री, अर्थात इसे बोला जाएगा कमेंट्रेलियस ऑफ द कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिनमें कहा गया था कि जिसमें कहा गया जो सूर्य है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि छोटी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है और सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो पृथ्वी और सूर्य की, इसलिए इसका पहला उत्तर करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो ये पृथ्वी और सूर्य की। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है और खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर हमारे सौरमंडल दूरियों का मापने के लिए किया जाता है। तो 1 AU बराबर 1.496 × 10 के पावर 11। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब होता है चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा जो है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा जो है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या को ही होती है। इनमें से कौन दिखता नहीं है? चंद्र, मंगल, राहु या फिर शुक्र? तो जो राहु है ये दिखता नहीं है। पृथ्वी से 5 ग्रह को हम देख सकते हैं, जैसे कि ध्रुव हुआ, शुक्र हुआ, मंगल, बृहस्पति और शनि, जबकि राहु कोई खगोलीय पिंड नहीं है, अतः राहु को नहीं देखा जा सकता है। शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है और इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस यह है और इसका कारण शुष्क ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता इस 90 से 95% तक होता है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इवनिंग स्टार तो ये शुक्र को कहते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा अथवा भोर का तारा अथवा शाम का तारा कहा जाता है तथा
मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसी बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि का घनत्व सभी वर्गों में सबसे कम है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, लगभग कितना समय लेता है? पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, लगभग ये 8 मिनट का समय लेता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है, लगभग 499 सेकंड का समय। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है या कितने समय में पहुंचता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से अगर कितने मिनट में या कितने समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, वैसे यहाँ पे सी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। तो 8 मिनट का इसमें सही है, तो इसमें भी 8 मिनट में ही पहुंचना चाहिए, है ना। वैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, इसलिए इसमें से बताया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं समय, लगभग कितना समय लगता है? तो ये 365.25 दिन का समय लगता है, 365.25 का दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.253636 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है, इसे सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? पृथ्वी भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं, अर्थात पृथ्वी की विषुवत रेखा परिधि लगभग देखा जाए तो ये 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है, अर्थात पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिभ्रमण की गति 40,090.28 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात 24 घंटा लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट बराबर 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। किसी भी विकल्प में अभीष्ट उत्तर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी पर सूर्य के बीच अधिकतम दूरी ये अपसौर वर्ष में होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर में होती है, जो प्रत्येक वर्ष 3 से 6 जुलाई के मध्य घटित होती है। पृथ्वी की कला की उत्केंद्रता में अंतर के कारण इसकी अपसौर और उपसौर तिथियां स्पष्ट नहीं है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 152.5 मिलियन किलोमीटर होती है। इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसमें आर्यभट्ट ने कहा था। इसमें से किसने पहली बार व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय एवं अस्त होने का कारण होता है। उनकी रचनाएं आर्य सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत में संकलित है। भास्कर भेदाभेद वेदांत दर्शन के प्रस्तावक थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और शंकर के माया के सिद्धांत पर भाष्य लिखा। वराहमिहिर के उल्लेखनीय कार्यों के बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का शामिल है। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो ये 44 किलोमीटर अधिक है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास
हाँ, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। अतः भूमध्य रेखा पर पृथ्वी अधिक चौड़ी है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। बृहस्पति सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति का जो व्यास है सर्वाधिक अर्थात 1,42,984 किलोमीटर है। शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये 29.5 वर्ष का समय लेता है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 29.4 वर्षों के समय लेता है। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प सी सही उत्तर होगा। अरुण, वरुण एवं प्लेटो से संबंधित क्वेश्चन है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो ये है 84 वर्ष का समय लेता है। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 अर्थात 84 वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम होता है मतलब कि जो वर्ष है अधिकतम किसमें होता है? तो प्लूटो पर जो होता है वर्ष दीर्घतम होता है। चूँकि प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, अतः ये सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है या सबसे अधिक समय लगाता है, लगभग 247.93 अर्थात इसे हम 248 वर्ष कह सकते हैं। अर्थात 248 वर्ष का समय एक परिक्रमा करने में प्लूटो लेता है। अक्षांश से संबंधित क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उत्तरीय अक्षांश लंबाई वाली सीमा वाला कौन सा देश है? सर्वाधिक उत्तरीय अक्षांश या अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश इसमें से कौन है? तो चिली। चिली देश का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण विस्तार है और इसका जो क्षेत्र है 17 डिग्री दक्षिण और 56 डिग्री दक्षिण के बीच है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई जो अक्षांश रेखाएं हैं ये 179 है। कितना? 179, जिसे पहला ऑप्शन सही होगा 179। एक मानक ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं हैं अर्थात 179 रेखाएं हैं, जिसमें से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर क्रमशः 89 रेखाएं तथा एक भूमध्य रेखा होती है। मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से किसी स्थान पर बिंदु की कोणीय दूरी है। देशांतर किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? किस रेखांश पर भारतीय मानक समय रेखा या समय अपनाया जाता है? तो ये 82.5 अंश अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी या पूर्व। भारतीय मानक समय पूरे भारत में माना जाने वाला समय दर्शाता है। इसकी गणना 82.5 पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर शहर के ठीक पश्चिम में स्थित है। मिर्ज़ापुर व ग्रीनविच स्थिति यूनाइटेड किंगडम की रॉयल वेधशाला के बीच देशांतर का अंतर 5 घंटे 30 मिनट के समय अंतराल के बराबर है। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर के ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा 180 डिग्री। प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है या शून्य अंश देशांतर रेखा होती है। इसके ठीक विपरीत 180 अंश देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अतः 180 अंश देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर के ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करती हैं। सभी देशांतर रेखाएं बृहत
वृत्त होती हैं, अतः 0 डिग्री से 90 डिग्री ईस्ट और 180 अंश भी बृहद वृत्त होंगे। अतः पूछे गए प्रश्न में प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर मिल करके पूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगे तथा ये भी बृहद वृत्त ही होगा। इसका उत्तर जो होगा 180 अंश सही है। अगला क्वेश्चन है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू अर्थात भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री सेल्सियस पर दोपहर 12 बजे का समय हो। तो इसमें से क्या होगा, 6 PM होगा। 6 PM पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है। तो इसे कैसे हल किया गया है, तो एक देशांतर बराबर क्या होता है, 4 मिनट का अंतर होता है और 90 देशांतर पर 9 गुणे 60 अर्थात 360 मिनट, ये 6 घंटे के अंतर के बराबर होता है। तो 12 में 6 ऐड करना है तो 6 PM ही होगा। कितना घंटा आया, 6 घंटे। तो 12 और 6 PM। ये कैसे होगा, क्योंकि जब पूर्वी देशांतर की जब बात होगी तो आप जानते हैं कि पूर्वी जो देशांतर है और 90 अंश की जब बात होगी, 90 अंश पूर्वी देशांतर, जब पूर्वी देशांतर में जब बात होगी तो 1 डिग्री जो होगा, है ना, 1 डिग्री जो होगा वो 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। इसलिए जो 90 डिग्री है इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। क्या होगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 से तो 9 और 4 36, है ना, 9 चौक 36 और इससे हम ये मिनट में आया है, मिनट में आया और इसको हम भाग कर देंगे 60 से तो घंटा में आ जाएगा। तो छकहक 36 अर्थात ये 6 घंटे क्या है, आगे है। तो अगर ये 12 बज रहा है, यहाँ पे 12 बज रहा है तो 12 में 6 घंटे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 ही बजेगा अर्थात ये 6 PM होगा। क्या होगा, 6 PM होगा। समझ में आया होगा। अर्थात ये जब पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे तो जितना घंटा 6 घंटा होगा उसमें 6 घंटा प्लस कर देंगे। अगर ये पश्चिमी देशांतर की ओर जा रहा है तो हम ये 6 घंटा माइनस करके पीछे की ओर जाएंगे। क्या होगा, 6 घंटा पीछे जाएंगे। समझ में आ रहा है। जब पूर्वी देशांतर की बात हो रहा है यहाँ पे समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ये आ ही जाता है। इसलिए ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर कह क्या रहा है। पूर्वी देशांतर की जब बात होगी, क्या है, यहाँ पे पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है, इसलिए आप इसको समझना चाहिए। जैसे पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर जब इधर है, ठीक है, इस साइड पूरी पूर्वी देशांतर होगा और पूर्वी देशांतर में 4 मिनट अंतर देखने को मिलता है। तो फिर जितना समय दिया रहेगा उसमें से क्या करेंगे, जितना मिनट आएगा वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और हमको यहाँ पे 90 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में कितना है, 90 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो जब 90 मिनट पूर्वी देशांतर होगा तो 4 मिनट अंतर देखने को मिलता है, मतलब 1 डिग्री बराबर कितने के, 4 मिनट के। समझ में आ रहा है। तो अब 1 मिनट है तो यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, तो हम 90 डिग्री बराबर कितने मिनट का अंतर, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे अर्थात ये 360 मिनट आ गया। अब मिनट है तो इसको घंटा में बनाओगे तो फिर इसको कट करोगे तो आ जाएगा 6 घंटा। और 6 घंटा जब पूर्वी देशांतर की ओर जाएगा तो इसमें जो 12 बज रहा है, इस 12 में हम 6 घंटा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 12 और 6 कर देंगे तो 6 ही घंटा होगा, लेकिन ये शाम का होगा 6 PM। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा बी एकदम से करेक्ट उत्तर होगा। अब शायद समझ में आ गया होगा आप सभी को। इतना जान लेना, अगर पीछे पश्चिमी देशांतर में जाते, ठीक है, इधर पीछे की ओर जब जाते तो हम वही 6 घंटा क्या कर देते, माइनस कर देते। क्या करते, 6 घंटा माइनस कर देते। तो 12 में हम 6 घटा देते तो फिर जो आता वो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो बस यही है, आसान है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है तो काहिरा का समय जो है ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। काहिरा का जो समय है ये ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः ये स्थित है। अब ये 2 घंटा क्या है, आगे है। अब हमको बताना है कि ये कहाँ पर है। 30 पश्चिमी देशांतर या 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो आप 28 डिग्री पूर्वी देशांतर या 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिमी देखो यहाँ पर काहिरा का जो समय है 2 घंटा आगे है।
आगे किस में होगा? अभी हमने बताया हूँ कि जो आगे कब होगा, जब ये पूर्वी देशांतर में होगा। तो यहाँ पे समझ लेना है कि पश्चिमी देशांतर वाला उत्तर तो एकदम से होगा नहीं, अर्थात इसका मतलब ए और डी जो ऑप्शन है ये एकदम से गलत है। अब इसी में बताना है 2 घंटा आगे है, तो 2 घंटा कब आगे होगा? 2 घंटा आगे कब हो सकता है? तो ये 30 गुणे अगर 2 गणें तो 4 तिहाई 12, अब 120 ही मिनट तो आया। जब 120 मिनट आ गया ऑप्शन से ले लेंगे। अगर 30 है, 30 को 2 घंटा आगे है तो क्या कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। 4 से गुणा करेंगे, 4 डिग्री है ना, क्योंकि 30 डिग्री को 4 से जब गुणा करोगे तो 4 3 12, 120, 60 से जब भाग करोगे तो 2 घंटा आगे आ गया, अर्थात जो बी ऑप्शन होगा एकदम से करेक्ट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? तो यही होगा। तो यही यहाँ पे बताया गया एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया है कि इसका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखो 24 घंटे में 360 घूमती है। एक देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, और जब 4 मिनट का समय लगता है तो वहीं पे समझाया गया है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल्स में है, मैं वही आपको बता दे रहा हूँ कि जब पश्चिमी देशांतर में घंटा जब आगे होगा तो पश्चिमी देशांतर वाला उत्तर दोनों गलत हो जाएंगे। अब हम इन दोनों ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि 2 घंटा आगे है, इसमें से 2 घंटा किस में हो सकता है। अब देखो अभी हमने बताया था कि जो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट आगे है ना, तो अब इसमें देखना है कि 120 किस में आएगा। अब जब 30 डिग्री वाला ले लेंगे तो 30 गुणे 4 करेंगे तो 4 3 12, यही है 2 घंटा जो आगे जा रहा है। तो यही बी ऑप्शन सही जाना चाहिए। अब 28 में जब 4 से गुणा करोगे तो ये नहीं जाएगा, तो ये 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो ये देखो 112 मिनट ही आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन भी गलत होगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। 2 घंटा आगे की बात हो रही, पीछे होता तो हम घटा के चलते हैं। चलिए शायद समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है, इसका बताना है क्या होगा इसका उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक जो रेखा है खींची जाती है, तो इसमें से सी ऑप्शन सही है। ये प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है, और ये ग्रीनविच से 180 अंश विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे कहाँ पर खींची जाती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा? तो ये प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। किसी स्थान का मानक समय रेखा, मतलब कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है? तो ये प्रधान मध्य रेखा है। क्या है? डी ऑप्शन, प्रधान मध्य रेखा जो है, ये प्रधान मध्य रेखा किसी स्थान का मानक निर्धारित करने का आधार होता है। डी ऑप्शन इसमें से होगा कि प्रधान देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर के गुजरती है: यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो, टोगो और घाना। दिन और रात। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर है। क्या है? 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में 21/22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन और 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 20 या 21 जून को सबसे छोटा दिन तथा 21 या 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो भाई दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध की जब बात होगी तो 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन और तथा
20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 20-21 जून को सबसे छोटा दिन तथा 21 और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन ये 22 दिसंबर को होता है। भूगर्भिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हो गए। महाद्वीपों के अलग होने के कारण के रूप में विवर्तनिक क्रिया को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग अर्थात संपूर्ण क्रस्ट एवं मेटल के ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के रूप में गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीपों तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो नीफे के निर्माण में अगर बात किया जाए तो इसमें जो होगा डी ऑप्शन, निकेल और फेरम जो है, निकेल और फेरम प्रचुरता में पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक परत के नीफे के निर्माण में निकेल और फेरम तत्वों की प्रचुरता है। नीफे निकेल और फेरम का संक्षिप्ताक्षर है। जियोडेसी वो विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी वो विज्ञान है जो किससे संबंधित है? ये पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण हैं पृथ्वी की ज्यामिति, आकार, अंतरिक्ष से पृथ्वी का अभिन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो WM डेविस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। WM डेविस जो हैं ये विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की। वही वाल्टर पैक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने नाम दिया फार्मोलॉजिकल एनालिसिस। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो ये मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये पर्वत निर्माणकारी बल का परिमाण है। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन भी आता है और इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं जिसे वलन कहते हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। जब पैंजिया का विभाजन हुआ पैंजिया का उत्तरी भाग लारेसिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहते हैं।
भूपटल के टुकड़े मेटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर्वटी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। ये टेक्टोनिक प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्लभ मंडल पर विभिन्न दिशाओं में संचरण करती हैं। प्लेटों की इन गतियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न विभिन्न आकृतियों का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो रस्ट बाउल है निम्नलिखित किससे संबंधित है? उपरोक्त में से एक कोई नहीं या एक से अधिक। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट एक भौगोलिक क्षेत्र है जो पहले एक विनिर्माण औद्योगिक हब था, लेकिन अब गिरावट के चरण में है क्योंकि विनिर्माण केंद्र कई देशों में स्थानांतरित हुए हैं। ग्रेट लेक क्षेत्र और पीटर्सबर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। चट्टानें अवसादी शैलों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सी ऑप्शन एकदम से सही है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो शैलें हैं स्तरों में निक्षेपित हैं। परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। अवसादी चट्टानें जल के साथ ही अपरदन के अन्य कारकों जैसे कि वायु, हिमानी आदि के द्वारा भी होता है। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ पर फैली अवसादी शैलों में परतें पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। निम्नलिखित चट्टानों में कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो इसमें से जो डोलोमाइट है ये कायांतरित चट्टानें नहीं हैं। शेष चट्टानें कायांतरित चट्टानें हैं। तो कायांतरित चट्टानों में जैसे कि क्वार्टजाइट्स, नीस जो हैं ये कायांतरित चट्टानें हैं। विकल्पों में जो डोलोमाइट परतदार चट्टान है, नीस ग्रेनाइट के तथा क्वार्ट्जजाइट सैंडस्टोन तथा क्वार्ट्ज के रूपांतरण से बनता है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी नंबर एकदम से सही है। ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं ब्रह्म भाग में लावा, बाह्य भाग में मतलब कि आग्नेय चट्टानें के पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, इनमें परत नहीं पाई जाती तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? खनिज अवसादी चट्टानों में जमा होता है। अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानों में खनिज जमा होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा रहने से होता है। ये चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियाँ अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से स्लेट, संगमरमर, नीस आदि चट्टानों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी तो ज्वालामुखी से संबंधित अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। और इससे अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं इसके पिछले वीडियो का तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में शेष वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम मिलेंगे नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।